ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति का पाठ चल रहा है। अध्याय 7वां प्रगति पर है। राजधर्म के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है दूत का, कि दूत किस प्रकार का होना चाहिए, दूतों की कैसी नियुक्ति करनी चाहिए, दूतों के कार्य विभाग कैसे हों, उनके दायित्व कैसे हों। इस विषय में महर्षि मनु जी क्या कहते हैं वह हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या है 213, श्लोक संख्या है 65। अमात्ये दंड आयत्तौ दंडे वैन यकी क्रिया नृपतौ कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययो। अमात्य एक सचिव के अधिकार में दंड आयत्तः दंड देने का अधिकार रखना चाहिए, और दंड ही वैनयकी क्रिया दंड के अंतर्गत राज्य में अनुशासन और कानून की स्थापना का अधिकार रखना चाहिए। नृपतौ कोश राष्ट्रे राजा के अधिकार में कोश और राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए, और दूते संधि विपर्ययो दूत के अधीन किसी से संधि करना और ना करना अथवा विरोध करना आदि नीति धारण का दायित्व रखना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गीकरण कराया गया। सबसे पहले राजा क्या करें कि एक अमात्य को नियुक्त करें और उस अमात्य के हिस्से में दंड देने का अधिकार देवे, उसे दंड देने की स्वतंत्रता देवे, दंड का उसे अधिकार देवे। वो न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक सबको जान करके प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण के आधार पर क्या करे, न्याय करे, दोषियों को दंड देवे और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको वह पुरस्कार करे। दंड के अंतर्गत राज्य में अनुशासन और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार भी, लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहा जाता है, वह भी उसको देना चाहिए। इसके साथ साथ राजा क्या करे कि राजा अपने अधिकार में कोष्ठ और राष्ट्र के दायित्व को अपने पक्ष में रखे। तो ऋषि दयानंद जी ने इस श्लोक के प्रसंग में कहा कि अमात्य को दंडाधिकार, दंड में विनय अनुशासित क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड ना होने पावे, राजा के अधीन कोश और राष्ट्र तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किससे मेल करना है और किससे विरोध रखना है, ये सारे अधिकार दूतों को दे देवे। अब दूतों के कार्यों के विषय में कह रहे हैं, दूत एव ही संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान दूतः तत्कुरुते कर्म विद्यन्ते येन मानवः। क्योंकि दूतः एव दूत ही वह व्यक्ति होता है जो संधत्ते शत्रु और अपने राजा का और अनेक राजाओं का मेल करा देता है। संहतान भिनक्ति एवं मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है। दूतः तत्कर्म कुरुते दूत वह काम कर देता है, येन मानवा विद्यन्ते जिससे शत्रुओं के लोगों में भी आपस में फूट पड़ जाती है। तो ये दूत के ऐसे कार्य होते हैं। दूतों के कार्यों के विस्तार के विषय में कौटिल्य ने बहुत अच्छी बातें कही। कौटिल्य ने कहा कि दूत का जब निर्धारण होवे तो दूत की योग्यता को देख करके दूत को कुछ दायित्व दिए जाए। दूत कैसा हो, जो अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के पास लेकर के जाए, और दूसरे राजा का जो संदेश है वह अपने राजा के पास लेकर के आए। जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में या जिन राजाओं के मध्य में पहले से संधि है, वो संधि और मजबूत रहे, संधि बनी रहे, मेल मिलाप बना रहे। और जब भी वह राजा दूसरे राजा के पास जावे, दूसरे राष्ट्र में जावे, दूसरे देश में जावे, तो अपने राजा का प्रताप का बखान अवश्य करे।
यानी हमारा राजा कमज़ोर नहीं है, हमारे सेनापति कमज़ोर नहीं है, हमारे मंत्री वर्ग कमज़ोर नहीं है और हमारी प्रजा सुखी है। ये दूत का दायित्व है कि जब वह दूसरे देश में जाता है तो अपनी यथार्थ बड़ाई करे, अपना एक भी दोष, एक भी कमियां जो है किसी भी प्रकार से प्रकट ना होने दे, चेहरे पर भी प्रकट ना होने देवे, क्योंकि वहाँ भी फेस रीडिंग करने वाले हैं और बोलने में गट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार का वह होवे, अधिक से अधिक मित्र बनावे, प्रयास करे कि केवल एक राजा मित्र न बने। राजा के राज्य में वो जो वणिक हैं, श्रेष्ठी जिन्हें कहा जाता है, व्यापारी, व्यापारियों को भी मित्र बनावे, सेनापतियों को भी वो मित्र बनावे, बाकी आचार्यों को भी वह मित्र बनावे, और भी राज परिवार के जो अन्य लोग हैं, राजपुरुष हैं, राजकुमार हैं, उनको भी वह मित्र बनावे। क्योंकि एक से मित्रता बिगड़ सकती है, तो अन्यों से मित्रता बनाकर रखेंगे तो क्या होगा, संबंध अधिक मजबूत बना रहेगा। तो यह काम उसको करना चाहिए। जो राजा के शत्रु पक्ष वाले हैं, तो शत्रु पक्ष के पुरुषों को फोड़ना है। जो उसका संगठन है, उस संगठन में सेंध लगाने का काम भी किसे करना है, दूत को करना है। और शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना है, पता करना है कि हमारा जो शत्रु है, उस शत्रु के कौन कौन से मित्र हैं। इन मित्रों के पास आप जाओ और अच्छा प्रपोजल लेकर के आओ, और जो शत्रु है, जिसके वो मित्र हैं, उसके दोष मित्रों के सामने कहो और ये बताओ कि इस पर विश्वास मत करना, इस पर विश्वास मत करना, ये धोखेबाज है, और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना। तो जो मित्र बने हुए हैं उनके भीतर उस शत्रु राजा के प्रति, जो कि उनका मित्र है, संदेह डाल करके आ जाना। ये काम किसका होना चाहिए, दूत का होना चाहिए। कार्यरत अपने गुप्तचरों अथवा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना। किसी टास्क में वो लगे हुए हैं, गुप्तचर कहीं पर हैं, कहीं रेस्क्यू करने गए हैं, कोई गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए गए हैं, कहीं युद्ध करने के लिए गए हैं, तो दूत इतना कुशाग्र हो, कुशल हो कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है, ऐसी सूचना उसके पास होवे। तो सूचनाओं के माध्यम से क्या करे, वो देख लेवे कि मेरे वहाँ पर सैनिक फंसे हैं, राजदूत फंसे हैं, प्रजा के जन फंसे हैं, और आगे जाकर के इन पर कोई भारी संकट शीघ्रता से आ सकता है। तो आपत्ति से पूर्व ही वह उस देश से, उस स्थान से अपने गुप्तचरों को, अपने सैनिकों को, अपने लोगों को वह निकाल करके लेके आ जावे। शत्रु के बांधव और रत्न आदि का अपहरण करें। शत्रु को वश में कैसे रखना है, शत्रु के जो निकट संबंधी लोग हैं, बांधव लोग हैं, अथवा शत्रु के जिसके साथ डील हुई है, उस डील को कैंसिल कराना है, अपनी डील फाइनल करानी है, उसकी धन की भी कमी करनी है और उसकी तन की भी कमी करनी है, और उसके मानस बल को भी कमज़ोर करना है। शत्रु के तीनों बल को वहाँ पर कमज़ोर करने का कार्य कौन करेगा, ये दूत करेगा। शत्रु देश में कार्यरत अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण करना। जो शत्रु देश है, शत्रु देश में अपने गुप्तचर हैं, सूचना दे रहे हैं, तो उनका निरीक्षण करना, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं शत्रु राजा से अपने ही गुप्तचर मिल गए हों और डबल क्रॉस कर रहे हों। तो डबल एजेंट भी होते हैं, तो डबल एजेंट तो नहीं बने हैं, ऐसा ध्यान रखना है। समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना। दूत जो है बाहर से बड़ा शालीन हो, सौम्य हो, सरल हो, पता ना चले भाई कैसा है, लेकिन समय आने पर वो अपने पराक्रम को भी दिखा सके, अपने बौद्धिक बल को, शारीरिक बल को, अपने कौशल को, कला कौशल को वो प्रकट सके। ऐसा पराक्रमी वो होना चाहिए, पर दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। बंधक रखे शत्रु बांधवों को शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राजाओं को भेंट आदि कराना, ये दूत के कार्य हैं। तो ये आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये सारी बातें दूतों के कार्य लिखे हैं। अब आप इस पर विचार करके देखिए, हमारी विदेश नीति बड़ी मजबूत है। जो अभी तक हमारे मित्र देश, शत्रु देश थे, या जिन देशों ने हमारी उपेक्षा कर रखी थी, हमारी अच्छी विदेश नीति के चलते, हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे व्यवहार के चलते, अच्छी नीतियों के चलते क्या हुआ, उदासीन देश जो है, उदासीनता उन्होंने छोड़ दी। जो शत्रु देश थे वह भी मित्रता के पक्ष में आ गए, और जो हमारा शत्रु देश है उसका तन भी नष्ट हो गया, मन भी नष्ट हो गया, धन भी नष्ट हो गया।
जो हमारा शत्रु देश है, जब G20 समिट होती है या UN का विषय होता है, अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है, तो वहाँ पर शत्रु देश जो है अपना पक्ष कड़ाई के साथ नहीं रख पाते, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं है, अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पाते, अपने देश की समस्याओं को ठीक से नहीं रख पाते, या उनको हमसे क्या आपत्ति है उसको भी वो सबूत के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो पिछले 10-12 वर्षों में बहुत कुछ हमारे देश का परिवर्तन हुआ है, विचारधारा का, पॉलिसी का, राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है, आमूल-चूल परिवर्तन आया है। इतने सारे रेस्क्यू हुए हैं जो पहले कभी हुए नहीं। दुर्भाग्य से इतनी त्रासदी हमने पिछले 10-11 वर्ष में देख ली, उतनी त्रासदी तो शायद 30 वर्षों में भी नहीं देखी हो, जब हमारे लोग बाहर देशों में फंसे हों और उनको सुरक्षित रूप से निकाल करके लाना। इवन कुवैत जैसे देशों में से भी, ईरान जैसे देशों में भी, यूक्रेन, इजराइल जो युद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ से भी अपने लोगों को निकाल के लाना, हाल ही बांग्लादेश से निकाल करके लाना। नहीं तो पहले निकाल करके लाना संभव नहीं था। निकाल करके लाते थे तो आधे आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे हैं, और उनसे भी कुछ खरीद फरोख्त करी जाती थी, उनसे भी मोटा पैसा लिया जाता था। तो यहाँ पर पहले सुषमा स्वराज थी, उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया, बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट कराया, रेस्क्यू कराया। आज भी M जयशंकर जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, बहुत अच्छे प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यानी उनके हाथ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा हुआ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा है, इसलिए हमारी जो नीतियां हैं वो बड़ी अच्छी चल रही हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में कमियां तो सब जगह हैं, कमियां हैं वो तो हैं। अब मनुष्य सर्वगुण संपन्न तो है नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां, दोष तो हैं ही, स्वयं के अंदर कुछ न कुछ व्यवस्था या व्यसन या व्यभिचार दोष तो हैं ही, और धार्मिकता का भी एक अपना प्रभाव पड़ता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में एक अच्छा कार्य हो रहा है। ये जो कौटिल्य ने दूतों के लक्षण कहे हैं, तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये जो सारे लक्षण कहे हैं आप फिर से चाणक्य का एपिसोड देखें, और चाणक्य में एपिसोड आप देखना शुरू करें 35 से लेकर के 44 तक। 35 से लेकर 44 तक आचार्य चाणक्य ने जो खंड भारत को अखंड किया है और शत्रु राजाओं को अपने पक्ष में मिलाया है और बहुत सारे शत्रुओं को दबा दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, वो सारी जो पॉलिसियाँ यहाँ पर जो बताई हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कंधार के राजा को किस प्रकार से मिलाया, मगध के लोगों को किस प्रकार से मिलाया, चोलों को किस प्रकार से मिलाया, पल्लव को, पारद को, शक को, अलग अलग जगह के जनपदों के राजाओं को किस प्रकार से मिलाया, कैसे उनमें फूट डाली, कैसे उनको लालच दिया गया, और कैसे विष प्रयोग भी कराए, विष प्रयोग भी करा करके कुछ गुप्तचरों के द्वारा उनके भेद खुलवाए, कैसे लोगों को सजाएं दिलवाई। मतलब शाम दाम दंड भेद कम समय में जो आचार्य चाणक्य ने करके दिखाया राजनीति शास्त्र के आधार पर, तो वह बहुत ही देखने योग्य है, समझने योग्य है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ करके कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, अथवा कोई चीज़ हमने देखी हो और देखने के बाद हम पढ़ें तो बहुत बढ़िया तरीके से वो समझ में आता है। तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि आप लोग उसको अवश्य देखें। सा विद्या अस्य कृत्येषु निगूढ़े अंगित चेष्टितः आकारम इंगितम चेष्टाम भृत्येषु च चिकीर्षितम। वह दूत, जिस दूत की अभी चर्चा करी जा रही है, शत्रु राजा के कृत्येषु, असंतुष्ट या विरोधी लोगों में, और भृत्येषु, उसके राज कर्मचारियों में, निगूढ़ इंगित चेष्टितई, गुप्त संकेतों, हाव भाव एवं चेष्टाओं से, आकारम, शत्रु राजा के आकार, शारीरिक स्थिति, इंगितम संकेत, हाव भाव, चेष्टाम चेष्टा कार्यों को, तथा चिकीर्षितम उसकी अभिलषित भावी योजनाओं को जाने। दूत गया है दूसरे राजा के पास, दूसरे राजा के राज्य में गया है, तो सबसे पहले वो क्या करे, ये देखे कि जो शत्रु राजा के जो लोग हैं, जो उससे असंतुष्ट हैं, जो विरोधी हैं, यहाँ पर कृत्येषु शब्द आया है। तो कृत्येषु एक प्रकार से होता है कि राज में रह रहे हैं लेकिन लोभी प्रकार के लोग हैं, तो लोभी प्रकार के लोगों को पहले पकड़ो, कि जिसके राज्य में लोग लोभी हैं, लोभियों को पहले पकड़ो, क्योंकि उन्हें लोभ दे करके राजा को फोड़ दिया जाएगा। तो 4 प्रकार के लोभी कौटिल्य ने लिखे हैं। क्रुद्ध, लब्ध, भीत, अपमानस्तु परेशान कृत्याः।
तो सबसे पहला है क्रुद्ध। जो राजा पर क्रोध करते हो, राजा की नीतियों को या जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के, या किसी कारण से राजा पर जो लोग क्रोधित रहते हैं, राजा के जो अगेंस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, पता करें कौन से पत्रकार हैं, कौन से विपक्ष के नेता हैं, कौन से लेफ्ट के नेता हैं, कौन लोग हैं, कौन सा सोशल वर्कर लोग हैं, कौन नेता है, कौन अभिनेता है, पकड़ो, पता करो कौन कौन राजा के नीतियों के खिलाफ चलते हैं, क्रुद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ो और उनके पक्ष में मिलाओ। फिर लालची स्वभाव के, जो अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, वो अमात्य भी होंगे यानी मंत्री भी होंगे, वो श्रेष्ठी भी होंगे, वो सैनिक भी होंगे, वो प्रजा में कुछ अन्य गुप्तचर भी होंगे, कुछ सामान्य सैनिक सेवक भी होंगे। तो जिनसे अपना उल्लू सीधा हो सकता है, जिनसे गुप्त सूचनाएं मिल सकती हैं, जिनको पर्याप्त धन दे करके अपने पक्ष में मिला करके और उससे गुप्त सूचनाएं प्राप्त कराई जा सकती हैं, ऐसे लालची जो लुब्ध कृत्य लोग हैं, उनको आप पकड़ें, उनको अपने पक्ष में कर लें। तीसरा है जो भीत कृत्य हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जिनको राजा से डर लगता है, राजा की नीतियों से डर लगता है, ऐसे लोगों को भी अपने पास रखने का प्रयास करें। और जो राजा के द्वारा अपमानित किए गए हैं, जिनकी इंसल्ट हुई है, ऐसे लोगों को भी क्या करें, दूत उनको अपने पक्ष में कर ले। अब देखिए ये जो पॉलिसियां हैं, इन पॉलिसियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके खिलाफ किया गया? भारतीयों के खिलाफ किया गया, भारतीय राजाओं के खिलाफ किया गया। जब बाहर से मुगल आए, मुगलों को बहुत ज़्यादा तो न्योता दिया गया था, लूट के इरादे से तो वो आए, लेकिन कई बार भारतीय राजाओं ने ही उनको लूट करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उनकी पड़ोसी राजा से कुछ न कुछ टक्कर थी, उनमें स्वयं में साहस कम था कि वो पड़ोसी राजा को हरा सकें। तो वो क्या चाहते थे कि मेरे पड़ोसी राजा का नाश हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, मैं यवनों से संधि कर लूं, यवनों को बुला लूं, मुगलों को बुला लूं। ये काम हुआ हमारे भारत में, मुगलों को बुलाया गया बाकायदा और पड़ोसी राजा के भेद बताए गए और उसे मरवाया गया। और फिर वो ये सोच रहे थे कि इस राज्य पर हमारा कब्जा हो जाएगा, पर वो ये नहीं देखा कि ये दीमक है, ये दीमक किसी को नहीं छोड़ता। तुमने दूसरे के घर में दीमक लगवाई है और तुम्हारा पड़ोस में घर है तो तुम्हारा घर बचेगा नहीं। उन मुगलों ने क्या किया, इनको भी गाजर मूली की तरह काट दिया, इनको भी दास बना दिया। जो गलतियां मुगल काल में यानी पिछले 700-800 वर्षों में, या ये कहें कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारतीय राजाओं ने जो गलतियां की, उनके ही बाद के बच्चों ने ये गलतियां दोबारा दोहराई और अब इन्होंने क्या किया, सत्ता के लिए किसका साथ लिया, अंग्रेजों का साथ लिया। जो इनके बाप दादों ने किया वही इनके बच्चों ने किया कि पड़ोसी राजा पर हमारा, पड़ोसी जनपद पर, पड़ोसी राज्य पर हमारा अधिकार हो जावे, हमारी शक्ति कमज़ोर है, तुम हमारी सहायता कर दो। तो ये बहुत सारे कार्य किए गए, ये तो हमारी गलती से भी हुए। दूसरा, जिनकी ऐसी मंशा थी कि भारत पर राज्य करना है, तो उन्होंने पहले व्यापारी के वेश में या तीर्थ यात्री के वेश में, पर्यटक के वेश में अपने गुप्तचरों को भेजा और गुप्तचरों को भेज करके यही 4 चीज़ें पता की कि कौन कौन इस राजा से किस कारण से द्वेष करता है, क्रोधी रहता है, कौन लालची स्वभाव का है, कौन इससे डरा हुआ महसूस करता है और कौन इससे अपमानित है, किसके इंसल्ट हुआ है। बस उन्हीं लोगों को पकड़ करके क्या किया, तख्ता पलट किया। अभी जो वर्तमान में चुनाव हुए, इन वर्तमान चुनाव में भी यही 4 आधार हुए। सबसे पहला ये था कि बहुत सारे प्रधानमंत्री के प्रति रोष व्यक्त कर रहे थे, जिनका क्रोध था किसी कारण को लेकर के, उन लोगों को अपने पक्ष में लिया गया। बहुत सारे लोगों को क्या था, लालच था, उनको 1 लाख रुपए मिल जाए, 5 लाख रुपए मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, फ्री में राशन कार्ड मिल जाए, ठीक है, नौकरियां मिल जाए और भी चीज़ें, तो लालच दिया गया, तो लालच दे करके लोगों को फोड़ा गया। कुछ लोगों को लगा, जो बीजेपी के ही थे, बोले कि नए लोग आते हैं, दूसरे लोग पार्टी छोड़ करके इनको टिकट दे दिया जाता है और हम लोग पिछले 15 वर्ष से 20 वर्ष से सेवा में लगे हैं और हमारी अनदेखी की जाती, तो उन्होंने अपना अपमान समझ लिया, तो इन्होंने भीतरघात किया। और एक बहुत बड़े वर्ग को क्या डरा दिया गया कि तुमको अब देश से निकाल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो जिनके अंदर डर था उनके डर को बढ़ाया गया और इसका प्रयोग करके क्या किया, तख्ता पलट करा दिया।
मतलब तख्ता पलट कराने का पूरे प्रयास थे। ये एक प्रकार से तख्ता पलट ही है। ये सारे कार्य हुए। बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में भी यही हुआ। और ये सारा कार्य कौन करता है? जिसके हाथ में पावर होती है। आप देखते हैं कि बार बार किसी भी दुनिया में किसी भी देश पर हमला होता है तो 3 देशों के नाम पहले आते हैं। सबसे पहले अमेरिका का, फिर रूस का, फिर चीन का। ये शक्तिशाली देश हैं। ये क्या करते हैं? किसी की भी डेमोग्राफी बदल देते हैं, किसी की भी सत्ता बदल देते हैं। ये बहुत प्रभावित करते हैं। इनके एजेंट, इनकी एजेंसियां बड़ी मज़ेदार होती हैं। और जब तक इनको लगता है कि इनका किसी देश से हित सध रहा है तब तक तो ठीक है। और जब इनको लगता है कि ये देश इनसे टक्कर ले रहा है या इनसे आगे बढ़ रहा है तो फिर उस देश को अस्थिर करने का वो पूरा प्रयास करते हैं। तो इन लोगों का बड़ा हाथ होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सदा से है। राजा होंगे, राष्ट्र होंगे तो शत्रु भी होंगे, शत्रु होंगे तो राजनीति शास्त्र भी होगा। अगर तुम प्रयोग नहीं करोगे तो अगला तो प्रयोग करेगा। और ये जो राजनीति शास्त्र है ये भेदभाव तो करता नहीं है, ये तो सभी के लिए है। ऐसा थोड़ी है कि राजनीति शास्त्र का जो उपयोग है वो केवल भारतीय करेंगे, विदेशी नहीं करेंगे, भले ही वो भारत के द्वारा उसको रचा गया हो, ऐसा नहीं है। क्या गणित पर किसी का एक का पेटेंट है कि नहीं इसी देश के लोग गणित पढ़ेंगे? नहीं है। गणित सभी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी सभी पढ़ सकते हैं, संस्कृत सभी पढ़ सकते हैं, हिंदी सभी पढ़ सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो, यदि आपकी इच्छा है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो सभी पढ़ सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है। तो ऐसे ही राजनीति शास्त्र भी जो है वो सभी के लिए है, किसी के लिए मनाही नहीं है। पर जो इसको जानेगा समझेगा वही इससे लाभ ले पाएगा। और जो ये सोचेगा कि हम बहुत जानते हैं, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो पक्का ठुकेगा, पक्का मरेगा। और ऐसा हो भी रहा है। बुद्ध्वा च सर्वं तत्वेन परराज के चिकीर्षितम तथा प्रयत्नम आतिष्ठेत यथात्मानं न पीड़येत। राजा पूर्वोक्त हाव भाव चेष्टा आदि के द्वारा परराज चिकीर्षितम, दूसरा विरोधी राजा उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है, यह तत्वेन यथार्थ से बुद्धिया जानकर तथा प्रयत्नम आतिष्ठेत, वैसा यत्न करे जिससे कि आत्मानं न पीड़ित, अपने को वह पीड़ा ना दे सके। राजा का सदा ये कार्य हो कि वो अलर्ट रहे, उसके आंख कान जो है ना सदैव खुले रहने चाहिए। राजा कभी सोना नहीं चाहिए। राजा के जो करण हैं, उपकरण हैं, साधन हैं, यानी जो उसके अमात्य हैं, उसके गुप्तचर हैं, उसके जो सहचर हैं, वो तंद्रा वाले नहीं होने चाहिए, वो प्रमादी नहीं होने चाहिए, वो सजग होने चाहिए। और ध्यान रखें सदा, शत्रु छोटा हो या बड़ा हो, शत्रु शत्रु होता है और शत्रु को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। राजनीति शास्त्र का ये नियम है। चाहे वो छोटे देश का हो या बड़ा देश का, छोटी आयु वाला हो बड़ी आयु वाला, छोटी सैन्य शक्ति हो बड़ी सैन्य शक्ति, शत्रु है, बस इतना ही पर्याप्त है। और वो शत्रु होने के कारण से आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे अपने से बड़ा ही मानें। अगर आप उसे अपने से बड़ा मानोगे तो ही आप उसे चैलेंजिंग रूप से मानोगे और उसे नेस्तनाबूद करने के लिए, उसे तहस नहस करने के लिए आप पुरुषार्थ करोगे, पराक्रम करोगे। और यदि शत्रु को आपने हल्के में ले लिया तो ध्यान रखना, चींटी भी हाथी को मार देती है। अगर ये सोचे कि हम तो एक फुसकार देंगे और फूंक में चींटी को उड़ा देंगे, तो वो चींटी भी क्या करती है, नाक में घुस जाती है और हाथी को मार देती है। तो इसलिए शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु के जो विरोधी राजा है उसके हाव भाव को जाने, उसकी गतिविधियों को जाने, इंडेक्स कैसे जा रहा है, सेंसेक्स कैसे जा रहा है, जीडीपी कैसे बढ़ रही है, हथियार किस प्रकार से लिए गए हैं, मार्केट कैसा चल रहा है, राजनीतिक माहौल कैसा चल रहा है, सामाजिक माहौल कैसा चल रहा है। उससे पता चलता है वातावरण का कि बारिश कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, कब ये कैसी स्थिति करने वाला है। तो उस पर उसका रडार जो है, उसका ड्रोन सदा उसके ऊपर लगा रहे, उसे देखता रहे, उसे वॉच करता रहे, उसके हाव भाव को, उस देश की स्थिति परिस्थिति को देखता रहे। और क्या करे, अगर स्वयं को पीड़ित नहीं होना है तो अगले को फ्री मत होने दो। आचार्य चाणक्य का नियम है कि यदि शत्रु को पराजित करना है तो सबसे बढ़िया काम यह है कि शत्रु को फंसा दो, शत्रु को आपसी कार्य में फंसा दो, विवादों में फंसा दो, गृह युद्ध में फंसा दो, झंझटों में फंसा दो। जब वो व्यक्ति खुद से ही नहीं सुलझ पाएगा
तो तुमसे कैसे उलझेगा, ये नियम होता है। तो आप देख रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले पाकिस्तान की हिमाकत बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। आज रोटी के लाले पड़े हैं, पानी के लाले पड़े हैं, पेट्रोल के लाल पड़े हैं, दूध के लाले पड़े हैं, हर चीज़ में तंगी है, वो स्वयं परेशान है। अब लोग कश्मीर का राग नहीं अलापते, वहाँ परेशान है, बोले क्या फालतू की कश्मीर की बात करते हो, कराची तो संभल नहीं रही, लाहौर संभल नहीं रहा, रावलपिंडी संभल नहीं रही, पेशावर संभल नहीं रहा। तुम बलोच से तो न्याय कर नहीं पाए, अफगानियों के साथ तुम व्यवहार कर नहीं पाए, तुम कश्मीर को क्या ही लोगे। तुम पहले अपने देश को देख लो, क्योंकि वहाँ के जितने भी सांसद, विधायक, सेनाध्यक्ष, जनरल या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, वो जैसे ही सत्ता में आए सबसे पहले लंदन या अमेरिका में अपने लिए घर बुक करा लेते हैं। उन्हें पता है कि 4 साल तो सत्ता चलनी नहीं है, और यहाँ से भागेंगे तो वहीं पर जाकर के प्राण बचेंगे, यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। और पाकिस्तान का तो इतिहास ही यही है, कोई बात नहीं, तुम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनो, बाद में तुम ही जेल में डाले जाओगे, तुम ही गोली से उड़ाए जाओगे। इसलिए सारे के सारे जो अधिकारी लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं। अपना राजपाट किया, मलाई बटोरी, रेवड़ियाँ बटोरी और चल पड़ो, नहीं तो मारे जाएंगे। तो ऐसा अस्थिर देश हो चुका है। अनेक प्रकार का जो है कर्जा उसने चीन से और अन्य अन्य देशों से ले रखा है। और सबसे बड़ी बात, अरब देशों में चोर जो है, चोर घोषित हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सबसे बड़े चोर हैं। उनके वीज़ा को सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है, उनके पासपोर्ट की अब वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। तो बहुत हालत जो है ख़राब बड़े स्तर पर पाकिस्तान की हो चुकी है। तो ये की गई है, क्योंकि अगर शत्रु कमज़ोर नहीं रहेगा तो शत्रु तो परेशान करेगा ना। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे आतंकवादी वहाँ मारे गए, बम धमाके हुए और आतंकवादियों के ठिकानों पर दूसरे आतंकियों ने हमला कर दिया। भाई कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ये अपने आप में खोज का विषय है। भाई आतंकी कैसे मारे गए, तो अपने आप में संदेह का विषय है। तो बहुत सारे कार्य हुए हैं पड़ोसी देशों में। तो पड़ोसी देश में अगर हुए हैं तो किसी पड़ोसी के द्वारा तो कराए गए हैं, तभी हुए हैं, और तभी आप शांत हो। अगर पड़ोसी तन मन धन से सुरक्षित रहे, संबल रहे, तो फिर आप पर आपदा तो पक्की है, आप पर आपदा पक्की है। तो ये राजधर्म का विषय हमने यहाँ पर पढ़ा। आगे राजा के निवास योग्य स्थान, राजा कैसे स्थानों पर रहे, यानी वो अपना किला कहाँ पर बनावे, राजधानी कहाँ पर बनाए, कैसे स्थानों पर वो रहे, इस प्रसंग को हम आगे पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ अब विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।